अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नाजरीन आपको जो है इमिग्रेशन के लिहाज से कुछ चीज़ें बतानी हैं। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद रहेंगी। रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे पास तकरीबन 3 से 4 मिसयूज़ होके जो है कस्टमर आ रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, जो कि डैमेज हुए हुए होते हैं क्रूक कंसल्टेंट के थ्रू। और जो कंसल्टेंट अथोराइज नहीं है, तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन अथोराइज है कौन नॉन अथोराइज है। तो हम इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं। आज ये हमारा पहला एपिसोड है। उसके बाद फिर हमें एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल वाइज जो है हर प्रोविंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि पैसे लेके काम करता है, जिसको हम कहते हैं पेड रिप्रेजेंटेटिव। और एक वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि अनपेड होता है। अनपेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पैसे नहीं ले सकता। यानी अनपेड का मतलब है कि आप उसे पैसे नहीं दे सकते। अगर वो पैसे लेगा तो वो क्राइम में आ जाएगा। वो जो जिस क्राइम में आएगा उसके ऊपर क्या फाइन है, क्या पेनल्टीज हैं, उसका हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त आप ये समझिए कि हमारे पास दो किस्म के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक पेड रिप्रेजेंटेटिव जो पैसे लेके काम कर रहा है, अपनी शॉप से काम कर रहा है, अपने ऑफिस से काम कर रहा है, या अपने घर से काम कर रहा है, कहीं से भी काम कर रहा है पूरी दुनिया में। वो पेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नॉट ओनली इन कैनेडा। तो इसके लिहाज से हम इस वक्त बताने जा रहे हैं लोगों को कि कैनेडियन इमिग्रेशन किस तरीके से मुमकिन है, और कि कौन कौन कर सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन कर सकता है। इसके ऊपर जो है अथोराइज्ड पेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। ओनली सम पीपल कैन चार्ज द फी और रिसीव एनी अदर टाइप ऑफ पेमेंट। दिस पीपल आर कॉल्ड अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बताया, ये अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जैसे इसके अंदर बॉडीज होती हैं। इसमें 3 किस्म की बॉडीज होती हैं जो अथोराइज होती हैं, जो कि कर सकती हैं। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, दे आर 3 different organizations, which is Immigration Consultant of Canada Regulatory Council (ICCRC), Canadian Provincial and Territorial Law Society और क्यूबेक नोटराइज, जो कि हैं ये तीनों तीनों बॉडीज जो हैं अथोराइज हैं, जो कि पैसे लेके आपके लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी आपका इमिग्रेशन फाइल कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है, और वो उसकी उसकी फाइल को या आपके डॉक्यूमेंट्स को किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। तो याद रखिएगा, देयर आर 3 बॉडीज इन द वर्ल्ड। वन इज इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कैनेडा रेगुलेटरी काउंसिल, द कैनेडियन प्रोविंशियल टेरिटरी लॉ सोसाइटी, और द नोटराइज क्यूबेक। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसको वार्निंग भी दे दी है अपने पास से। आपकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का एड्रेस नीचे गिवन है canada.ca के ऊपर पूरी वेबसाइट लिखी हुई है। वी वोंट डील विद रिप्रेजेंटेटिव हु चार्ज अ फी बट आर नॉट अथोराइज। क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अपनी वेबसाइट पे ये लिख दिया है। ये अब आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, आया वो अनअथोराइज्ड है या अथोराइज्ड है। यहाँ पे इसमें भी लिखा है, इफ यू यूज एन अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन कनाडा और अब्रॉड, यानी दोनों वर्ड लिखे हुए हैं। देखिए, इस बात को समझिएगा। नॉट ओनली इन कनाडा, कनाडा और अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी मे रिटर्न योर एप्लीकेशन और रिफ्यूज इट। दिस इज रिटर्न ऑन देयर वेबसाइट। वो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर देंगे और रिफ्यूज कर देंगे। देखें, वो रिफ्यूज क्यों कर देंगे। बेसिकली इट इज इट इज कम अंडर द मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आप कहीं झूठ बोलें, कहीं भी, चाहे वो कंसल्टेंट के लिहाज से हो या आपके लिहाज से हो। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया पिछले 26 अगस्त को, और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर, मेरा जो है वर्क परमिट हो गया है, और मेरा जो है पासपोर्ट भी जमा कर हो गया है, और मेरे जो कंसल्टेंट है उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये लेटर है सबमिशन ऑफ द पासपोर्ट का, उसने 22 फरवरी को अप्लाई किया। 24 फरवरी को उसका रिफ्यूजल लेटर आ गया, 2 दिन बाद ही। कंसल्टेंट ने उसका रिफ्यूजल लेटर नहीं दिया और कहा कि आपका केस चल रहा है। 16 मार्च को उसने कहा कि आपकी पासपोर्ट की कॉल आ गई है, आप पासपोर्ट जमा करा दीजिए, और उसने पासपोर्ट जमा करा दिया 16 मार्च को। इसके बाद इत्तेफाक से उस कंसल्टेंट का, जो कि अनऑथोराइज था, उसका जो कराची में प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें उसका इंतकाल हो गया। अब वो बंदा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मारा मारा फिरता रहा। उसको उसके अपने पासपोर्ट का नहीं पता। पासपोर्ट जमा हो चुके थे, पासपोर्ट उसने खुद जाके वीएफएस में जमा कराए थे। ये बच्चा मुझे 26 अगस्त को मेरे पास आया, और उसने कहा, सर आप मेरे लिए सिर्फ इतना काम कर दें कि आप मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दिलवा दें, जिसपे वीजा लगने गया हुआ है, और मेरी वाइफ का वीजा लगने वीएफएस में पासपोर्ट जमा है, उसकी रिसिप्ट उसने मुझे पूरी दिखाई। मैंने उसको कहा कि ये आमतौर पर, ये वर्क परमिट के काम आमतौर पर 99% फेक निकलते हैं। बहरहाल, मैं मालूम, अल्लाह करे तुम्हारा काम सच्चा हो, मैं मालूम कर देता हूँ। मैंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से अथोराइजेशन ली, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 5476, आईएमएम 5476। हर आदमी के लिए फाइल को टच करना से पहले ये फॉर्म साइन कराना लाजमी है। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपका
आपका आपको इस्तेमाल कर रहा है और ये फॉर्म साइन नहीं करा रहा, तो आप समझिएगा कि ये क्रूक कंसल्टेंट है, फेक कंसल्टेंट है। क्योंकि उसके पास ऑथराइजेशन ही नहीं आएगी आपके लिए काम करने के लिए यहाँ से। और जितने भी फेक क्रूक कंसल्टेंट है वो इस तरह के कोई काम करते ही नहीं है, ना उनके पास कोई रिटेन एग्रीमेंट होता है। देखिए बाईलॉज क्या है। बाईलॉज ये है कि रिटेनर एग्रीमेंट साइन करना पहला सबसे पहला काम है किसी भी कंसल्टेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 6 पेजेस का दिया हुआ है ऑलमोस्ट। उसमें इनिशियल कंसल्टेशन होती है, फिर उसके बाद पूरा एक फॉर्म रजिस्ट्री और रिफंड पॉलिसी और फिर आप कितने पैसे चार्ज करेंगे, हर चीज उसमें गिव इन होती है। और उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये RCIC यानी जो कि रिप्रेजेंटेटिव है और क्लाइंट, और फिर उसका फोन नंबर हर चीज आती है, और उसका ICCRC नंबर आता है। अब मेरे बिहाफ के ऊपर आपसे कोई भी रिटेनर एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी कहीं टर्की में बैठा है या दुबई में बैठा है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई साइन करेगा तो वो अलाउ नहीं है साइन करना, याद रखिएगा मेरी बात। कोई आदमी कनाडा में बैठा है और किसी बंदे को यहाँ पे उसने अपना ऑफिस कह दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करते रहो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सबसे पहले उसका लाइसेंस चेक करें कि उसका लाइसेंस है या नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात को। आप अपने आप की अवेयरनेस बढ़ाएं। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है, 2 मिनट के अंदर आप रूम में बैठे बैठे आप निकाल लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको वार्निंग दे रही है, फाइंड आउट हाउ टू चेक योर रिप्रेजेंटेटिव अथोराइज। वेरी इजी। ICCRC-crc.ca पे जाइए, आपको फौरन इसका पता चल जाएगा कि कौन अथोराइज नॉन अथोराइज है। आप धोखाधड़ी से महफूज रहिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी जिसके से। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपनी वेबसाइट पर ये कह रही है, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन इवन इफ योर रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट इट फॉर यू। Be aware the representative who is advertise their services as free and later asks you to pay the fee, or advise you to lie on your application। यानी वो कुछ झूठ बोले, या उसने पहले कह दिया मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा और बाद में पैसे ले लिए ड्यूरिंग दी योर प्रोसेस एप्लीकेशन, और आखिर में पैसे ले लिए। ये इस तरीके से सारी मिस रिप्रेजेंटेशन में आती हैं, क्योंकि पहले उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो अनऑथराइज है। वो इसी तरीके से हु कैन प्रोवाइड यू इमिग्रेशन एडवाइस फॉर फी। एज जून 30 2011 ये लॉ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 2011 में पास कर दिया था। जब उनके पास कंप्लेन आ रही थी, पूरा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे बड़े पैमाने पे, तो पहले उन्होंने लॉ बना दिया ये पूरा का पूरा। तो इस लिहाज से आप अपने आप को ये देख लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट में कोई भी आपसे आपसे पैसे लेता है तो अंडर क्राइम आ जाता है। What happen if my business what happen if my business hire a representative who is not authorized? If a representative is not authorized, an application may be returned resulting in delays and refused. According to the गवर्नमेंट ऑफ लॉ ने वेबसाइट के ऊपर ये बात मेंशन कर दी है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी या रिटर्न हो जाएगी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन पाई गई। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन, कोई नॉन रेगुलेटेड पर्सन, कोई क्रूक और फेक कंसल्टेंट जो कि अथोराइज नहीं है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से डील करने के लिए। हम आगे इसमें बताएंगे कि कौन अथोराइज है कौन नॉन अथोराइज है, तो इसके लिहाज से कौन अथोराइज है जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ के बिहाफ पे बात कर सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट डिस्क्लोज। फेलियर टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मे बी कॉज अ लॉ, कुड बी एनी। वो आपके लिए जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो जाएगी। If I hire immigration lawyer, how do I know so she is authorized or not? To determine whether lawyer is a license or practice in law in a Canadian jurisdiction, call, email or ICCRC Law Society that provide you a complete detail कि आपको ये बंदा जो है आपका अथोराइज है या नहीं है। इसके अंदर मैं लोगों को एक और बताता चलूं बात। लोग बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान में भी और दुबई में भी बैठे हुए हैं, वो अपने आप को अथोराइज कहते हैं और कहते हैं हमने फलाना का लाइसेंस। याद रखिएगा वो जो एजेंट बैठे हुए हैं लीगली वो अथोराइज नहीं है किसी के बिहाफ पे आपका रिटर्न एग्रीमेंट साइन करने के लिए। हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट पे ICCRC का मेंबर या लॉ बॉडी के मेंबर या नोटराइज क्यूबेक का नाम आएगा जो कि अथोराइज है साइन करने के लिए। इसको आप अज्यूम इस तरह करेंगे, कोई आदमी कहता है कि जी मैं तो किसी के बिहाफ पे यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ और रिटर्न एग्रीमेंट मैं ही साइन करूंगा। इस मूवी के बाद आप लोगों को जाहिर बात है लोगों से कहेंगे रिटर्न एग्रीमेंट दिखाइए, रिटर्न एग्रीमेंट साइन कीजिए। वो बोले ये लीजिए रिटर्न एग्रीमेंट। याद रखिएगा 6 पेजेस का रिटर्न एग्रीमेंट है जो क्रूक और फेक कंसल्टेंटों के पास अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है वो किसी क्लाइंट से लेके अपने पास उसकी कॉपी बना लें। याद रखिएगा उसके अंदर 3 जगहों पे आपका नाम आ रहा होगा, सबसे ऊपर पहले सफ़े पे, 5वें सफ़े के आखिर में जब आप साइन करेंगे, और 6ठे सफ़े के ऊपर आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर आ रहा होगा। उसका नाम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका ICRC नंबर आ रहा होगा। अगर कोई आदमी किसी का ICRC नंबर इस्तेमाल कर रहा है तो आप फ़ौरन वेबसाइट पे जाइए, ICCRC की वेबसाइट पे उसका नंबर डालिए, उसका एड्रेस आ जाएगा। आप उसको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि मैंने आपके बिहाफ के ऊपर फला कंसल्टेंट के साथ ये साइन किया है, इसको चेक कर दीजिए। वो आपको फ़ौरन चेक कर देगा, क्योंकि वो तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो चुका होगा कि ये कौन मेरा ICIC नंबर इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह धोखा खा रहे हैं किसी के साथ भी।
इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आगे पता चल जाएंगी इसके ऊपर है क्या चीजें हैं। देखें, C35 बिल क्लियरली बता रहा है कि उन्होंने फाइन्स बता दिए हैं कि कितना फाइन लगेगा किसी भी क्रूड कंसल्टेंट के ऊपर काम करने के लिए अगर वो अथोराइज नहीं है और कनाडा की इमिग्रेशन कर। व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर क्रूड होस्ट एंड अनऑथराइज और फेक कंसल्टेंट के लिए? फाइन जो है तकरीबन $100,000 का फाइन है। याद रखिएगा, अगर कोई आदमी नॉन लाइसेंस कंसल्टेंट है, नॉन रेगुलेटेड है, $100,000 का मतलब है 1,25,00,000 रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी में, और या 2 साल की जेल है, ये दोनों है। तो इसको आप ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट एंड एजुकेशन कंसल्टेंट कैन नॉट एक्सप्लेन और प्रोवाइड एडवाइस समवन फॉर इमिग्रेशन ऑप्शन। याद रखिएगा, वो किसी सूरत में आपको नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप आगे चलिएगा, आपको लिखेगा नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट और एजुकेशन कंसल्टेंट कैन नॉट प्रोवाइड गाइडेंस टू द क्लाइंट ऑन हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट इमिग्रेशन स्ट्रीम। यानी किस इमिग्रेशन में आपने अप्लाई करना है, आपने कमर्शियल में करना है, आपने फेडरल में करना है, आपने इन्वेस्टर कैटेगरी में करना है, ये कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट और नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट आपको एडवाइस तक नहीं कर सकता कि आप ये वाली प्रोग्राम कर रहे हैं। Non-regulated consultant education cannot complete submit immigration forms on a client's behalf. वो आपके फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता। इज नॉट अथोराइज टू फिल योर फॉर्म्स, इमिग्रेशन फॉर्म्स आपके नहीं फिल कर सकता। इतना भी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट एजुकेशन कंसल्टेंट कैन नॉट कम्युनिकेट विद CIC, Citizenship and Immigration Canada. CIC means Citizenship and Immigration Canada and the Canada Border Service Agency in CBSA on the client's behalf एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशन। यानी जो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकने की इजाजत है कि मैं अगर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और मुझे फ्रेंच नहीं आती है, तो मैं फ्रेंच की कोई अगर वहाँ फ्रेंच ऑफिसर है और फ्रेंच बोलना है उसको, तो वो मेरी बात को ट्रांसलेट कर सके, या नॉन इमिग्रेंट कंसल्टेंट है या कोई ऐसा आदमी है जो कि अपनी बात को ट्रांसलेट करना चाहता है, तो वो अलाउ है सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए से, एक्सेप्ट फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशन। अदरवाइज कोई भी CIC से आपके बिहाफ पे पैसे लेके किसी सूरत में आपकी इमिग्रेशन को डिस्कस, आपकी फाइल को डिस्कस कर सकता। नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट और एजुकेशन कंसल्टेंट यानी दोनों आते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट भी नहीं कर सकते। कैन नॉट रिप्रेजेंट अ क्लाइंट्स इन एन इमिग्रेशन एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग। यानी वो चाहें कि हम जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर लें, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। दे आर नॉट अलाउड। और जितनी भी फेक कंसल्टेंट है वो आपके लिए बिहाफ पे खामोशी से एक ईमेल एड्रेस जनरेट करते हैं, उस ईमेल के ऊपर आपकी सारी करेस्पॉन्डेंस आप ही के बन के करते हैं। याद रखिएगा बात, जो भी नॉन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं जो ऑफिस चला रहे हैं, 20-20 साल से ऑफिस चला रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि आपकी एक आईडी बनाते हैं, एक ईमेल आईडी बनाई उन्होंने, उस ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो तमाम गवर्नमेंट से करेस्पॉन्डेंट करते हैं आप बन के। यानी अगर कोई मिस्टर करीम है या मिस्टर सादत है, तो वो सादत बन के उसकी ईमेल के ऊपर गवर्नमेंट से एक सारी करस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं उस ईमेल के ऊपर, और वो उनके ऑफिस में ईमेल एड्रेस चल रहा होता है, उस पर चेक कर होते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि आपने किसी नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट के जरिए ये केस करवाया है, और बाद में भी पता चल जाए, तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन के जुम्मे में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नॉन रेगुलेटेड कंसल्टेंट और एजुकेशन कंसल्टेंट कैन नॉट एडवर्टाइज दैट दे कैन प्रोवाइड इमिग्रेशन एडवाइस। यानी गवर्नमेंट ने यहाँ तक उन्हें लॉक कर दिया है कि वो ये भी नहीं बता कर सकते कि वो इश्तहार देके लोगों को बुलाएं अपने पास कि आज पास हम आपका काम कर रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ हमने हाउस C35 बिल अफेक्ट एजुकेशन एजेंट्स, इस लिहाज से हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अवेयरनेस ले सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों की दूसरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ज़्यादा फ्लोट कीजिए कि भाई कौन रेगुलेटेड है, कौन नॉन रेगुलेटेड है, कौन इमिग्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकते अगर वो सेमिनार्स कर रहे हैं, और जो बेशक उनके पास से कुछ इमिग्रेशन हो चुके होंगे, बेशक उनके पास कुछ स्टूडेंट वीज़े लग चुके होंगे, लेकिन वो आपके बिहाफ पे काम करने के अहल नहीं है अगर वो एजेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया है तमाम कंसल्टेंट को पूरी दुनिया के अंदर। एक लाइसेंस बॉडी बनाई है, उस लाइसेंस बॉडी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर शेयर होल्डर है इस वक्त, क्योंकि ICCRC में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जम हो चुकी है, दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस लिहाज से आप ये बात ख्याल रखिएगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो ICCRC के अंदर मौजूद है, वो सब चीज़ें डील कर रही है और जो सब चीज़ें देख भी रही है। तो जितने भी फेक कंसल्टेंट मेरे पास तकरीबन हफ्ते की 7 से 8 लोग रो रहे होते हैं कि हमें सर ये फला कंसल्टेंट ने पैसे खा लिए, फला कंसल्टेंट ने हमें जो है लूट लिया, सारी की सारी फीस एक साथ ही ले ली।
अगर $5,000 है तो $5,000 2 किस्तें बना के कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आज, और जब आपकी ईसी आ जाएगा बकिया पैसे सारे लेके फिनिश कर देते हैं, आप 2 साल तक उसको लटका के रखते हैं। तो आपके लिए ना एक बहुत अहम चीज़ है कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि सारे के सारे पैसे आपके हाथ से ना जाएँ। अगर आप कोई रिटेनर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और अगर फँस गए हैं, तो कोशिश करें अपने जितने पैसे आप बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, वो रोकें, और उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता देना शुरू करें बाय स्टेजेस। स्टेजेस क्या है कि सबसे पहले आपकी एक रिटेनर एग्रीमेंट होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। दूसरा स्टेज क्या है, आपका रिटेनर एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हायर अगर पाकिस्तान से जो है एचईसी अटेस्ट हुए हुए होते हैं, एचईसी अटेस्ट होने जाते हैं। और अगर रेस्ट कराना है तो इंटर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जाना है तो फिर वो भी नहीं कराने की आपको जरूरत है हायर सेकेंडरी से। उसके बाद फिर तीसरे मिस्टेक के ऊपर आपका ईसीए आता है, फिर इतने में आप आइलेट्स दे के आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपका एक एक्सप्रेस एंट्री पूरा एक प्रोफाइल बनता है, और फिर पोटेंशियल प्रोफाइल बनता है। इस तरीके से आपकी चीज़ें हम अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ताला बताते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप सबसे पहले घर से निकलने से पहले आप सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं वो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ही कम रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। इसके लिए खुदा अपनी आपकी अवेयरनेस देखिए, और देखें जिसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने नॉमिनेट। और दूसरी एक बात और अहम बता दूं, जब तक कोई आदमी परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा या सिटीजन ऑफ कनाडा नहीं है, वो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं बन सकता। याद रखिएगा मेरी बात। अगर कोई आदमी पीआर कार्ड होल्डर नहीं है और कोई आदमी कैनेडियन सिटीजन नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं है कि वो कंसल्टेंट बन सके, आईसीसीआरसी का मेंबर बन सके, लॉ बॉडी का मेंबर बन सके, या नोटी ड्यू क्यूबेक का मेंबर बन सके। तो जो लोग बगैर कनाडा गए हुए, बगैर कनाडा का विजिट किए हुए, बगैर कनाडियन पीआर लिए हुए, बगैर सिटीजनशिप लिए हुए कंसल्टेंट बने या फिर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन एजेंट हो या एजुकेशन कंसल्टेंट हो या वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, वो दोनों अथोराइज नहीं है, वो इलीगल काम कर रहे हैं। वो क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा हो या दुबई में हो रहा हो या सऊदी अरब में हो रहा हो, दुनिया में कहीं भी हो रहा है, वो अंदर जो है वो चार्ज है, वो किसी वक्त भी पकड़े जा सकते हैं। वो ये ना समझे कि वो जो है फ्रीली काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ये इलीगल काम है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने मना किया हुआ है। ये लोगों की मदद के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। रोजाना तकरीबन अच्छे खासे लोग जो है वीकली जो है हमारे पास आके परेशान हो रहे होते हैं कि सर हमें बताइए, फिर हम लोगों की मदद कर रहे होते हैं। उस बच्चे का बीच में स्टोरी रह गई कि फिर हमने बहरहाल उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हमने ईमेल किए मेरे। तो ईमेल करने के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ईमेल की, मुझे ईमेल की कि भाई ये 24 को हमने इसका केस रिजेक्ट कर दिया। फिर उस लड़के को मैंने बुलाया कि भाई 22 फरवरी को आपका केस जमा हुआ था, 24 को रिजेक्ट हो गया, ये फेक, ये टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए आपका पासपोर्ट जमा हुए हैं, आप वीएफएस सेंटर जाइए। वीएफएस सेंटर गया वो कराची हिजरी के ऊपर। तो उधर वहां जाके उन्होंने समझाया कि जी आपका जो डॉक्यूमेंट है ये फेक है, और आपके पासपोर्ट कनाडा हाई कमीशन हमने भेज दिए थे आपके डॉक्यूमेंट, आपने जो हमें लेटर दिया था, तो उसके लिहाज से अभी तक हमें पासपोर्ट वापस नहीं आया। अब ये वो बंदा जो है ना रोने लगा मेरे सामने कि सर ये तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया, चीज़ें हो गई, और मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, वो बंदा मर चुका है, और अब सारी कहानी खत्म हो चुकी है, और ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे जमा हुए हैं। तो इस लिहाज से जो है देखें, अगर आप देखें, अगर हम आईसीसीआरसी के मेंबर हैं ना, तो हमें नॉमिनेशन लाजमी करनी है पहले, मरने से पहले पहले कि हमें ये सारी फाइलें कहाँ जाएंगी। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कंपलसरी किया हुआ है कि आप अपने कोई ना कोई नॉमिनी करें जो जिसको अथोराइज हो, जो आपकी फाइलें आपके बिहाफ पे डील करने के लिए आफ्टर आफ्टर योर डेथ। तो इतनी ज़्यादा केयरफुल है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। लिहाजा आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप की अवेयरनेस, अपने आप को चेक करें कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ आ रही है। बाकी एपिसोड देखते रहिए, इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक्सप्रेस इंडी की प्रोफाइल के मुतालिक मैं बताना शुरू करूँगा। ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आपकी, और अगर किसी को कोई चीज़ हो तो आप कुन इमिग्रेशन सर्विसेज के ऊपर जाके जो है अपने व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कुन इमिग्रेशन सर्विसेज का मैं एक व्हाट्सएप बना रहा हूँ, उसके अंदर जो है आप लोग सब दाखिल हो सकते हैं, अपने सवाल जवाब अपने डिस्कस कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।